हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देवी और सज्जनों, फॉर अ प्रिज्म एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ are respectively n1 and n2, where n2 is greater than or equal to n1 as shown in the figure. The angle of incidence I is chosen such that the incident ray will have a minimum deviation if n1 is equal to n2 is equal to n is equal to 1.5. For the case of unequal refractive indices, n1 is equal to n and n2 is equal to n plus delta n, where delta n is very less compared to n, the angle of emergence E is equal to I plus delta I. Which of the following statement is or are correct? और स्टेटमेंट में हमको चेक करना है एक तो डेल्टा ई और डेल्टा एन की वैल्यू कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल है या नहीं डेल्टा एन के, और डेल्टा ई की रेंज के बारे में हमको पूछा गया है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन है। और जब भी क्वेश्चन आ जाए उसमें मेन चीज़ जो हो जाए उसको हम एक कॉन्सेप्ट की तरह लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ साफ दिख रही है कि हमको ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं जब डिविएशन का एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन हो जाए। और ऐसा कब हो रहा है? जब ये बोल रहा है n1 इक्वल टू n2 1.5 है। और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी ऐसा होने पे क्या होता है? तो ऐसा होने पे दो चीज़ें होती है भाई, एटलीस्ट I और E बराबर हो जाते हैं, और जो हमारा A है वो 2r के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं r जो है वो a/2 के बराबर है। तो ये कॉन्सिक्वेंस होता है। इन कॉन्सिक्वेंस के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे दो केस है, एक में तो n1 और n2 दोनों ही बराबर है 1.5 के। n1 दूसरे केस में भी 1.5 है, n2 उससे हल्का सा बड़ा है। अब अपन देखते हैं, अपन को पता चल गया कि लाइट जब ए बी फेस पे आएगी, ए बी सी हम मान लेते हैं, इस ट्राइंगुलर प्रिज्म का एक फेस है, और यहाँ जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल 30 है, जैसा कि हमने पता लगा लिया। अब केस 1 जिसमें n1 इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1.5 है, उसमें r की वैल्यू जो है 30 डिग्री रहेगी। अब सेम आई पे लाइट जब उसी मीडियम में आ रही है, n2 अलग हो सकता है, n1 में तो अभी भी 30 डिग्री ही होगा। हम आते हैं, इससे अपन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर स्नेल्स लॉ लगा ले तो पहला मीडियम है एयर, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू दूसरा मीडियम में 1.5 साइन आर, और आर की जगह 30 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू 3/4। तो साइन आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब लाइट गई, मान लो अपन केस नंबर 2 कर रहे हैं, और लाइट गई यहाँ पे, और जो इंटरफेस है n1 और n2 का, ये जो इंटरफेस है जो डॉट डॉट लाइन्स है, यहाँ पे अगर अपन इंसिडेंस एंगल देखें तो 0 हो गया। तो लाइट सीधी चली गई। जब लाइट यहाँ टकराई, ये एंगल 30 डिग्री है, हाफ एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो नॉर्मल से एंगल वापस 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में अगर अपन देखें, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्लाइटली चेंज है, तो ये जो एमरजेंस का एंगल होगा, पहले अगर n1 और n2 बराबर होते तो ये I और E बराबर होते, या E भी I के बराबर होता, लेकिन अब E जो है वो I से थोड़ा सा बड़ा है, और कितना बड़ा है? डेल्टा E बड़ा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या लगा लूँ, स्नेल्स लॉ लगा लूँ, तो अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं n2 साइन 30 इज इक्वल टू 1 साइन I प्लस डेल्टा E। अब ये सबको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे TIR नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे TIR होने के लिए n2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2 होना चाहिए था एटलीस्ट। ठीक है भाई, तो 2 तो है नहीं। अब यहाँ TIR तो नहीं होगा, तो हल्का सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं डेल्टा ई में भी चेंज बहुत ही कम आएगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब n2 को अपन लिख सकते हैं n प्लस डेल्टा n, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1.5 प्लस डेल्टा n, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन आई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई साइन डेल्टा ई। अब यहाँ पे अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं, क्योंकि डेल्टा ई जो स्मॉल एंगल, डेल्टा ई कैसा एंगल है? स्मॉल एंगल है। कैसे पता? क्योंकि अगर अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत छोटा चेंज किया है तो कहीं ना कहीं जो हमारा एमरजेंस के एंगल में भी हल्का सा ही चेंज आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 इंटू 1/2 3/4 डेल्टा n/2। यहाँ पे साइन आई की वैल्यू 3/4 है,
कॉस डेल्टा ई, अगर एंगल छोटा है तो कॉस थीटा यानी कॉस डेल्टा ई वो करीब करीब 1 हो जाएगा, और साइन डेल्टा ई तो डेल्टा ई के बराबर ही हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं इसको। तो 1 कॉस आई की वैल्यू, अगर साइन आई की वैल्यू 3/4 है तो कॉस आई की वैल्यू अपन आराम से निकाल सकते हैं। 4 ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 रूट, दैट इज √7। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा √7/4 साइन डेल्टा ई को अपन लिख सकते हैं डेल्टा ई स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ 3/4 कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास डेल्टा n बाई 2 इज इक्वल टू √7/4 डेल्टा ई आ जाएगा। और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2/√7 इंटू डेल्टा एन। अब क्लियर है यहाँ पे कि जो √7 होता है हमारा, √7 वो एटलीस्ट 2 से बड़ा होता है। तो ऐसे में डेल्टा ई जो होगा, क्योंकि √7 डिनोमिनेटर बड़ा है तो डेल्टा ई छोटा होगा डेल्टा एन से, लेकिन डेल्टा ई डेल्टा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है अगर अपन अप्रोक्सीमेशन में जाए तो पहला ऑप्शन जो कि गलत है क्योंकि डेल्टा ई छोटा है, बड़ा नहीं है। डेल्टा ई प्रोपोर्शनल डेल्टा एन के अप्रोक्सीमेशन में है। थर्ड चीज़ अपन को चेक करनी है कि इसकी रेंज क्या आती है, तो वो रेंज तो आराम से चेक कर लेंगे। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2/√7। अब √7 का अपन को आइडिया होना चाहिए कि √7 की वैल्यू क्या है। जिनको याद है बहुत बढ़िया है, 2 पॉइंट इंटू डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की यहाँ वैल्यू दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻³ वो लगा लेते हैं अपन 2.8 इंटू 10⁻³ और फिर अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये जो भी आंसर आएगा वो 5.6/2.65 इंटू 10⁻³ आएगा। बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अपन रेंज में आते हैं और अपन देखते हैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी इस रेंज में आ रहा है। एंगल तो रेडियन में होगा और 10⁻³ तो मिली होगा। तो ये जो भी डेल्टा ई है ये 2 डेल्टा ई है अपने पास, वो 2 इंटू 10⁻³ और 3 इंटू 10⁻³ के बीच में, जैसा कि ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाता है ऐसे में। थैंक यू।